Hello friends, in this video we will continue our discussion about electric field. In the first part we have discussed about electric field, its definition, electric field intensity due to a single charge and electric field intensity due to a group of discrete charges. In this video we will discuss about rectangular component of electric field at a point, physical significance of electric field and electric field lines. So let's start the video. First of all, we will discuss about a rectangular component of electric field. Rectangular component of electric field intensity. देखिए यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो किस तरह से, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में हमने उसको कैसे लिखा था, जैसे कि मान लीजिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज हम रखते हैं पी पॉइंट पर, टेस्ट चार्ज जो है क्यू नोट हमने रखा है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से टेक्स्ट चार्ज तक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। दिस इज दी पोजीशन वेक्टर, आई कैन राइट इट लाइक आर वेक्टर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर देखो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होती है, कोई सोर्स चार्ज होते हैं उसकी वजह से हम फाइंड करते हैं। तो पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अभी क्या करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई सोर्स चार्ज होगा। आप सोर्स चार्ज को आप चाहे यहाँ पर रखो, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको ओरिजिन पे भी रख सकते हैं। ओरिजिन पे रखने में हमें क्या होगा, थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, अगर ओरिजिन पे आपका सोर्स चार्ज होगा उसकी वजह से जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे वो जैसे एक्स वाई और जेड हमने लिए हैं इन्हीं के अलोंग बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ओरिजिन के ऊपर एक टेक्स्ट चार्ज सोर्स चार्ज हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे क्यू। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए आप आर जो है, आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आर जो पोजीशन वेक्टर है, आई कैन राइट इट एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और ये कहाँ से आया, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर्स पे मैंने वीडियो जो बनाया था वहाँ पर मैंने बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के अंदर किसी भी वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया था कि ए वेक्टर लिया था, ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप ऐसे मैंने लिखा था, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कैसे होते हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा था उसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में, ठीक है। तो ये मैं आर को ऐसे लिख सकता हूँ। अभी आर को मैंने ये लिखा है, तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ये भी आपको वेक्टर्स के अंदर बताया था। आर का जो मैग्नीट्यूड होता है कैसे लिखते हैं, आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी हमें फाइंड करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है पी पॉइंट पर, ठीक है। तो देखो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये सोर्स चार्ज है, इसकी जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द, ठीक है, इस जो पोजीशन वेक्टर है तो इसी के अलोंग होगी ऐसे, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे होगी। तो ये जो ई होगा इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ई क्या है, ये भी एक वेक्टर है, जैसे वेक्टर हमने किया था, वेक्टर को हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे कैसे करेंगे, एक कंपोनेंट उसका इधर आएगा एक्स डायरेक्शन में, उसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट उसका जेड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ई कैन बी रिटन एज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। जैसे ये इस वेक्टर को हमने ऐसे लिखा है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी हम ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी पी पॉइंट पर, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है उसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज हम रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज की वजह से जो वहाँ पर आपका इंटेंसिटी हम फाइंड करें तो क्या होगा, देखो एफ डिवाइडेड बाई क्यू नोट, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू डिवाइडेड बाय, सेपरेशन देखो कितना है, आर है,
यहाँ पर आर स्क्वायर करेंगे, डायरेक्शन देखो किसी की आर के अलॉन्ग ही होगी तो यहाँ पर लिखेंगे आर कैप, ठीक है। अभी एक यूनिट वेक्टर हो गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। आर कैप है, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो ये आर स्क्वायर है, एक आर यहाँ से आएगा, ठीक है। आर देखो वेक्टर को मोड के अंदर लिखा तो मैग्नीट्यूड, उसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी आर क्यूब और यहाँ पर आएगा आपका आर वेक्टर, ठीक है। और आर वेक्टर ये रहा, मैग्नीट्यूड ये रहा, इसको जब यहाँ पर क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब की जगह रिप्लेस कर देंगे इसको, देखो ये हमारा मैग्नीट्यूड ये है, तो इसकी जगह जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे की पावर जो है 3/2, क्यूब किया है तो 1/2 पावर पहले थी, 3 और मल्टीप्लाई में आएगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर वेक्टर की जगह ये लिखेंगे इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि क्या होगा वेक्टर के और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर के स्केलर के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड मॉडिफाई हो जाता है, डायरेक्शन वही रहती है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये जो क्वांटिटी है ये सेम रहेगी ऐसे कैसे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसकी पावर जो है 3/2 है, इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पर और डायरेक्शन आपकी आई कैप वही रहेगी, ठीक है, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई वो क्वांटिटी सेम ऐसे कैसे पावर 3/2, यहाँ पर वाई आएगा जे कैप और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये क्वांटिटी एज इट इज पावर 3/2 जेड इंटू के कैप, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आए है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने पी पॉइंट पर फाइंड कर लिया, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, देखो एक तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 देखो ये रही, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हमने इस फॉर्म में लिखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है ये इस फॉर्म में लिखा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ई एक्स ई वाई और जेड ई जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो, ठीक है, ई एक्स विल बी दिस, ठीक है, ई एक्स इंटू आई कैप है तो ई एक्स ये हो जाएगा, ई वाई जो होगा वो ये हो जाएगा एंड ई जेड विल बी दिस, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, या फिर बोलेंगे उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में उसको लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका यहाँ पर हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो इसका क्या होगा, तो ये जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो ये यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर हमने एक सोर्स चार्ज रखा है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है। तो अगर हमें किसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट P है, अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता हो, अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर उस पॉइंट पर पता है, तो उस पॉइंट पर अगर कोई भी चार्ज हम प्लेस करेंगे तो उस चार्ज के ऊपर जो कूलम फोर्स लगेगा या फिर बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता पाएंगे और उसकी डायरेक्शन भी बता पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमें P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, तो वहाँ उस पॉइंट पर हम जो फोर्स होगा, अगर उस पॉइंट पर कोई भी हम चार्ज रखें, मान लीजिए जैसे यहाँ पर टेक्स्ट चार्ज रखा है, कोई भी चार्ज हम इस पॉइंट पर रखें तो उस चार्ज के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों बता पाएंगे, ठीक है। ये इसका जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये देखो
यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वही उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर आपका चार्ज वहाँ पर नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। यानी कि हम क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर किसी पॉइंट पर हमें वैल्यू पता है तो वहाँ से हम उस पॉइंट पर जो चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ठीक है, देखो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या फिर बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, या फिर फोर्स लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी बोलते हैं। अच्छा क्यों बोलते हैं? देखो क्योंकि फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगता है। ठीक है, तो देखिए बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि एक्चुअल में कुछ लाइंस होती हैं। ठीक है, ये हम इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, इमेजिनरी कंसेप्ट है। फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो ये एक नॉन मैथमेटिकल वे है। ठीक है, इट इज़ ए नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक नॉन मैथमेटिकल वे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसकी बहुत सारे आगे भी प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड at any point of which tangent at any point of which gives the direction of electric field intensity at that point। ठीक है, तो इसकी बहुत सारे हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या करते हैं, एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किस तरह से करेंगे, जैसे इससे पहले भी हमने बताया एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हर डायरेक्शन में जो है आइसोट्रोपिकली ऐसे। ठीक है, हर डायरेक्शन में आइसोट्रोपिकली वो फील्ड लाइंस जो है जाती हैं। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर ये टर्मिनेट होती है इस तरह से आइसोट्रोपिकली। ठीक है, ऐसे आइसोट्रोपिकली यहाँ पर लिखेंगे। आइसोट्रोपिकली मीन्स क्या है कि ऐसा नहीं कहीं पर कुछ रीजन में इसकी जो है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ रीजन में कम, ऐसा नहीं हो, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर इस तरह से हो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो वैसे तो हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं हम बोलते हैं कि दीज आर द स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बोलते हैं कि दीज आर द सर्कुलर शेप में होती है, ना उनका टर्मिनल पॉइंट होता है ना उनका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इनका क्या होता है, देखो इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, लेकिन ये क्लोज सर्कल नहीं बनाते। अब बताएंगे क्लोज सर्कल क्यों नहीं बनता इसमें। ठीक है, देखो कर्व क्यों होती है, जैसे वैसे तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन इन सम स्पेशल केसेज ये कर्व भी हो सकती हैं इस तरह से। जैसे ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या होगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी लाइन्स ऐसे बनेगी। फिर क्या होगा, देखो फील्ड तो क्या, फील्ड लाइन जो हर डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए जो फील्ड इधर जा रहा था अब वो इधर जाने के बजाय थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव आगे टर्मिनेट होना उसको ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, फील्ड ऐसे स्ट्रेट जाना था लेकिन वो मुड़ जाएगा, नेगेटिव पे आगे टर्मिनेट हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ से जो आगे फील्ड जो जा रहा था वो भी ऐसे टर्मिनेट होगा, इधर आएगा, यहाँ से भी ऐसे इस तरह से आएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो फील्ड जो है ना वो क्या होगा, कर्व शेप में आ जाएगा, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे जो नेगेटिव है तो नेगेटिव पे आगे तो क्या होता है, टर्मिनेट ही होता है इस तरह से। देखो यहाँ से बना देंगे यहाँ पर इसको, ये ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये फील्ड जो है वो इस तरह से कर्व शेप में। देखो यहाँ पर तो क्या है आपको, अगर एक सिंगल चार्ज है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगी इसकी। ठीक है, अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो हो सकता है आपका इन्फिनिटी पे हो। जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज है, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हो गया इसका, एंडिंग पॉइंट इसका इन्फिनिटी पे होगा अगर सिंगल चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे होगा। लेकिन अगर दो चार्जेज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या होगा, वो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, अब वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है,
है, थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। ऐसे अगर दोनों पॉजिटिव हों तो क्या होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, देखो फील्ड तो हर डायरेक्शन में आइसोट्रोपिकली निकलता है, लेकिन अब क्या होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जो फील्ड इधर जा रहा था, ऐसे इधर जा रहा था, वो अब सीधा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से भी फील्ड जो है एमिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी क्या है, फील्ड निकल रहा है, तो क्या होगा, एक तरह का जैसे हम इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे जो एक लेटरल एक जो प्रेशर लगता है दो क्वांटिटीज के बीच में, उस तरह का कुछ सिचुएशन बनेगी। तो ये जो है ना सीधा जाने के बजाय ऐसे मुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये भी जो है यदि ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे। इसका भी क्या होगा, फील्ड इधर नहीं आएगा, वो भी ऐसे ही जो है कर्व हो जाएगा, मुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो वो इस तरह की शेप बनेगी। यानी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हमने रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो लाइन उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, उसका मिड पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट हो, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होगी, या फिर बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी 0 होगी। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ये जो पी पॉइंट है थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस जो जिसका चार्ज कम है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कम है, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था, हमने क्या किया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको बता ही दिया है, ये जो है रियल लाइन्स नहीं होती, इमेजिनरी लाइन्स होती है। इनको नॉन मैथमेटिकल वे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं इनके किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये जो है इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें बताता है कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर देखो दो टेंजेंट, अगर यहाँ पर क्रॉस किया तो इस पॉइंट पर इस लाइन का टेंजेंट तो क्या होगा, देखो करो किसी में इसको बनाते थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पर जो अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इसके इस वाली लाइन के लिए, ठीक है, तो इस वाली लाइन के लिए टेंजेंट इस तरह से बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस वाली लाइन के लिए तो ये होगी, और इस वाली लाइन के लिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ रही है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को जो है क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं उनकी जो देखो इस तरह से हम दिखाते हैं, जैसे ये हमने दिखाया, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग पर यूनिट एरिया वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताती है, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती है। किस तरह से बताएंगे, देखो जैसे हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा, इससे फील्ड जो है, फील्ड लाइन जो हर डायरेक्शन में इस तरह से जाएंगी, ठीक है, आइसोट्रोपिकली हर डायरेक्शन में फील्ड ऐसे हो, ठीक है। डायरेक्शन ये एरो से मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखो बुक के अंदर कई बार ये भी दिया होता है कि जो एरो है, एरो का साइज, जैसे यहाँ पर एरो का साइज बड़ा होगा, फिर आगे छोटा, फिर आगे छोटा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो नज़दीक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, आगे जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ई जो है ना, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एज ए आर स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ई की वैल्यू कम होती रहेगी, इसलिए एरो का साइज जो है छोटा होता रहेगा, ठीक है। ऐसा भी बुक में दिखाया होता है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे बताएंगे। मान लीजिए मैं ये दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने ये लिया है P1 और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है P2, ठीक है। दो हमने क्या किए हैं, पॉइंट लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो P1 के ऊपर एक यूनिट एरिया मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और एरिया हमें इस तरह से बनाना है कि ये जो एरिया बनेगा P पॉइंट पर वो फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर हो, उसका प्लेन जो है इन फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर, यानी फील्ड ऐसे और प्लेन ऐसे हो, ठीक है, ताकि नॉर्मली फील्ड उसके अंदर से पास हो, ठीक है। ऐसे हमने बनाना है। 3D का कंसेप्ट है, ठीक है। देखो इसको हम थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको 2 डायमेंशन में बनाना हूँ, ये 3D का कंसेप्ट है। तो फील्ड जो होगा वो 3 डायमेंशन में, जैसे एक स्फीयर होता है, स्फीयर से हर डायरेक्शन में फील्ड निकल रहा है, क्योंकि जो फील्ड लाइन्स होती है ना ये कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर होती है। जो जिस कंडक्टर, मान लीजिए कोई कंडक्टर, जैसे एक स्फीयर है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारा ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, वो इस सरफेस के, जो स्फीयर का जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है ना, हर डायरेक्शन में फील्ड निकलता है। और वो जो फील्ड हो गई, फील्ड लाइंस होगी, वो सरफेस के जो स्फीयर का जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसका, ठीक है। जो सरफेस बनेगा उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल में उसका कंपोनेंट जीरो होता है, यानी कि कंडक्टर के पैरेलल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, या फिर बोलेंगे पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो उसके परपेंडिकुलर में होती है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो परपेंडिकुलर में मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक यूनिट एरिया ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी अगर मैं एक यूनिट एरिया ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जितना एरिया ये है, मान लीजिए इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए लेता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे बता पाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बता पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रो पर यूनिट एरिया। यहाँ से जितनी लाइन्स जा रही है, मान लीजिए यहाँ से 2 लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ से मान लीजिए सिर्फ एक लाइन ही इसको क्रॉस कर पाएगी, जैसे मान लीजिए ये हमने इस तरह ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया तो हमने वही लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी क्या होगी, नंबर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी पर यूनिट कोई भी एरिया हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लीजिए एन की वैल्यू यहाँ पर N1 ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। दूसरे के लिए जो ये E1 है, ये E2 है। दूसरे के लिए मान लीजिए मैं लेता हूँ इसको N2 डिवाइड बाई ए, तो सेम है दोनों के लिए एरिया। लेकिन N1 देखो, अगर मैं लिखता हूँ N1 इज ग्रेटर देन N2 देन E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। यानी कि हम स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अंदर आपको क्या है, देखो जो इसकी प्रॉपर्टी में दिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर, वो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, सेकंड पार्ट में हमने ये जो है डिस्कस कर लिया, जो इसमें बचा हुआ था आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।